हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म की ऑलमोस्ट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग आज की क्लास में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कि अगर कोई प्रकाश से किरण आकर के प्रिज्म पर आपतित होती तो वो बाहर ना निकले। उससे पहले यहां पर हम लोग कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। जैसे फार्मूला पहला निकल के आया था कि जो विचलन लिखा जाता है वो लिखा जाता है I प्लस ई माइनस क्या लिखते थे, ए लिखते थे। ये विचलन का फार्मूला बन गया पहले केस में, ये विचलन का सूत्र होता था, ये विचलन सूत्र हो गया। दूसरा एक फार्मूला यहां से निकल के आया था कि ए की जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है R1 प्लस R2। आई थिंक ये सारे फार्मूले याद हो गए होंगे अब तक। ये हो गया, ए की वैल्यू R1 प्लस R2 हो गई। और साथ में यहां पर जब ये कंडीशन निकल के आई थी न्यूनतम विचलन की, तब निकल के आया था R1 R2 के बराबर था, वहां पर डेल की वैल्यू डेल मिनिमम के बराबर थी। फाइनल फार्मूला भी निकल के आया था। तो अगर बात करते हैं प्रिज्म सूत्र जिसको हम न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रयोग करते हैं, वो क्या निकल के आया था, म्यू इज इक्वल टू साइन, यहां पर आया था डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई में 2 और होल डिवाइडेड बाई में लिखा गया था साइन ए बाई 2। ये निकल के आया था, ये रिजल्ट्स थे। तो ये म्यू का रिजल्ट हमारे पास ऐसा निकल के आया था। और यहां पर जो ए की वैल्यू थी R1 R2 के टर्म में ऐसे निकल के आई थी, और साथ में यहां पर जो डेल की वैल्यू थी वो भी दे रखी है, वो कितनी है, I प्लस ई माइनस ए थी। ठीक है, अब हमें यहां पर बात करना है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कि अगर एक बार प्रकाश से किरण आकर के आपतित हो जाती प्रिज्म के ऊपर तो फिर वो बाहर ना निकले, ऐसा कुछ। ये प्रिज्म है हमारे पास, इस पर कोई प्रकाश किरण आकर के आपतित होती है, इस पर प्रकाश किरण आकर के आपतित हो रही है इस तरह से। ये प्रकाश किरण आकर के आपतित हुई, इसको इधर जाना चाहिए, विचलन तो होगा ना, इधर जा रही मान लेते हैं। अब ये इस वाली सतह से बाहर ना निकले, तो इस वाली सतह से बाहर ना निकले इसकी हमें कंडीशन बतानी है। तो इस पर अभिलंब खींच दो। अभिलंब तो यहां भी खींचना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी तो अपवर्तन हुआ है ऐसा। अब ये यहां से बाहर ना जाए, तो बाहर ना जाने के लिए यहां पर क्या लिखते हैं, ये हमारे पास हो गया मान लेते हैं I, ठीक है। और यहां पर जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये अंदर की तरफ कहीं जाएगा, तो ये अंदर की तरफ मान लेते हैं, इधर की तरफ चला गया प्रकाश, ये ऐसा हो गया। तो प्रकाश से किरण इधर से चली, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये है इसी के अंदर। इसमें यहां क्या हुआ है, पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ है, इस सतह के ऊपर पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ है। कंडीशन हमें यही बतानी है कि जब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा उस केस में हमें I की वैल्यू कितनी लेनी होगी, या I की वैल्यू कंडीशन क्या है लिखनी है ये। तो यहां से देखो, यहां पर पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ है तो ये थीटा सी होगा, तो इधर वाला जो एंगल बनेगा कोण, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा, बनेगा। इस केस में इस वैल्यू को नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये R1 बना है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू हम लोग लिखते हैं ए की वैल्यू लिखी जाती है R1 प्लस R2 लिखी जाती है। और यहां पर R1 प्लस R2 को अगर हम यहां पर बराबर मान लेते हैं, उस केस में क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू लिखी जाएगी 2R2 या 2R1 के बराबर, और R2 की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा सी के बराबर है। तो ये ए की वैल्यू तब के लिए निकल के आती है जब हम ये R1 R2 बराबर कर लेते हैं और R2 के बराबर करेंगे थीटा सी। थीटा सी यहां पर कौन सा कोण होगा, तो ये क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण लिखा जाएगा। तो अगर यहां पर, ये तो कंडीशन लिखी है, लेकिन यहां पर निर्गत किरण ना हो, बाहर ना निकले, प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर ना निकले, उसके लिए क्या लगाना होगा हमें, यहां पर जो ए की वैल्यू है ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 थीटा सी के। ये निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर प्रकाश से किरण आकर के आपतित हो रही है और ए की वैल्यू 2 थीटा सी से ज्यादा है, तो वहां पर
प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, और प्रकाश बाहर नहीं जाएगा इसका मतलब दूसरी वाली जो अपवर्तक सतह होगी प्रिज्म की वो कराएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश उसी में घूम जाएगा। तो ये कंडीशन होती कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। तो प्रकाश जब दूसरी सतह से निकलता है तो सतह के अंदर जब निकल जाता है ना तो उसे कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। समझते हैं इधर फिगर बना करके। यहां पर ये कोई प्रिज्म है, इस पर प्रकाश आकर के आपतित हो रहा है, यहां पर प्रकाश आकर के आपतित हुआ, इधर वापस से इधर आपतित हुआ, इधर चला गया, यहां पर आया आपतित हुआ चला गया, फिर यहां से प्रकाश इधर चला जाए, ऐसे इधर की तरफ चला जाए प्रकाश। तो जब प्रकाश इधर की तरफ जाने लगेगा तो देखो क्या होगा, ये रास्ता है, प्रकाश चला इधर से, आपतन हुआ, यहां पर अभिलंब खींच देते हैं तो ये कोण क्या होगा, आई होता है, हम जानते हैं ये कोण लिखा जाता है R1। यहां पर फिर से अभिलंब खींचेंगे, ये कोण लिखा जाता है R2, और यहां जो कोण बनेगा इस बार E वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, वापस से इधर ये जो प्रकाश किरण है वो इधर चला जाएगा, इसे कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब इसकी शर्त बतानी कि ये कब होगा, तो कब होगा क्या का मतलब है, पहली सतह के ऊपर स्नेल का नियम लगाओ, दूसरी सतह पर स्नेल का नियम लगाओ। तो पहली सतह के ऊपर अगर स्नेल का नियम लगाते हैं तो देखो क्या लिख सकते हैं यहां से, साइन आई इंटू इस माध्यम का अपवर्तनांक तो वायु है, यहां पर साइन R1 बन जाएगा इंटू उस माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम कौन सा है, तो माध्यम है म्यू, इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। यहां से हमारे पास साइन आई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन R1 इंटू में म्यू निकल के आएगा। अगर इसे लिखना चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको अभी यहीं रुका रहने देते हैं, दूसरी सतह पर स्नेल का नियम लगाते हैं। और एक बात यहां से अभी देखो हम लोगों ने लिखा भी था इधर पिछले स्लाइड पर कि जो A होता है वो R1 प्लस R2 होता है, वो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, तो A की वैल्यू R1 प्लस R2 होती है। तो दूसरी सतह पर अगर स्नेल का नियम लगाया जाए तो साइन R2 लिखेंगे, उस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब म्यू इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 90 इंटू में लिखेंगे इस माध्यम का अपवर्तनांक। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो लिखो इधर साइन आई, यहां से लिख रहे हैं साइन आई, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं I इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर साइन इनवर्स लिख देंगे इसे, और यहां पर लिखा जाएगा म्यू टाइम्स साइन R1, ऐसा लिखेंगे। सही है, देखो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, साइन R1 लिखा गया था इंटू म्यू लिखा गया था, एक काम करो यहां लिख देते हैं साइन इनवर्स, ये म्यू लिखा गया ठीक है, यहां पर लिख देते हैं साइन R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू निकाल लेते तो इसे लिख देते हैं A माइनस R2, ऐसा बनेगा। सही है, ऐसा है। अब R2 की वैल्यू नहीं पता तो R2 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं ना, R2 इज इक्वल टू निकल के आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। देखो कैसे, ये तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू यहां पर पुट करना चाहें तो पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा म्यू, यहां लिख सकते हैं साइन A माइनस R2 की वैल्यू बोलो तो वो है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। इसको सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर ले, अदरवाइज ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये होती है ग्रेजिंग इमर्जेंस की कंडीशन कि प्रकाश दूसरी सतह से जब जाएगा तो दूसरी सतह के, दूसरी अपवर्तक सतह के अनुदिश हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहां पर अगला केस है अधिकतम विचलन कब होगा, न्यूनतम तो देख लिया था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो अधिकतम विचलन की स्थिति हम दोबारा से निकालते हैं। देखो, तो जब भी कभी अधिकतम विचलन लिखना हो हमें, तो अधिकतम विचलन के लिए प्रकाश जो गिराया जाता है वो इस सतह के अनुदिश गिराया जाता है, ऐसे ये प्रकाश आकर के गिरा यहां। अब क्या होगा इसके साथ, ये इधर की तरफ चलेगा, ऐसा इधर की तरफ चलेगा, मुड़ेगा, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, इधर की तरफ कहीं चला जाएगा, ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहां पर अभिलंब खींच देते हैं, यहां पर जो I की वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और इस वाले केस में यहां पर भी, यहां पर हमारे पास ये R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा। सही है ना। तो इसमें देखो प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए था इस रास्ते पर, जा इधर की तरफ रही, तो देखो विचलन कौन सा होगा, इस बार ये होगा डेल, और ये डेल कैसा होगा, डेल मैक्सिमम के बराबर आएगा। और डेल मैक्सिमम के बराबर आएगा तो डेल होता क्या है,
I प्लस ई माइनस ए। तो डेल की वैल्यू अगर हम डेल मैक्सिमम के बराबर लिखते तब तो I की वैल्यू 90 हो जाती है, 90 प्लस ई माइनस ए लिखा जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये होती है मैक्सिमम विचलन की स्थिति, अधिकतम विचलन की स्थिति होती है। यहां पर जो हम लोगों ने लिखा ये होती है ग्रेजिंग इंसिडेंस, मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस कि अनुदिश प्रकाश निकल जाए, और इस केस में क्या होता है प्रकाश बाहर ही ना निकले। इस वाले में यहां पर एक फार्मूला याद रखेंगे, यहां कहीं ये यहां पर फार्मूला एक याद रखेंगे, यहां पर ई की वैल्यू का ध्यान रखेंगे। जो ई की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस सी, सी मतलब थीटा सी बनेगा। ये वैल्यू यहां पर पुट की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि ये कैसी कंडीशन है, तो ये कंडीशन है अधिकतम विचलन की। न्यूनतम विचलन की स्थिति सब लोग जानते हैं, न्यूनतम विचलन के बारे में हम लोगों ने डिटेल बात भी की थी, लिखना चाहे तो लिख लेते हैं। न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए शर्त क्या थी, I1 बराबर था या I बराबर था E के, साथ में यहां पर हम लोगों ने लिखा था R1 R2 के बराबर था, डेल किसके बराबर था, डेल मिनिमम के बराबर था। और डेल मिनिमम की वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीखा था, वो किसके बराबर आई थी, वो आई थी 2I माइनस ए के बराबर। ये रिजल्ट निकल के आया था। इसके आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण परिघटना होती है जिसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। इसको जो लिखा है उसे बाद में समझते हैं, पहले ऐसा देखते हैं। अगर बात करते हैं किसी परमाणु के बारे में, तो परमाणु में कुछ ऐसा होता है, ये होता है उसका नाभिक, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर बात करते हैं कि जो वायुमंडल में धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं, वो कण किससे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ऐसे उपस्थित हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, जब इनके ऊपर आकर के प्रकाश गिरेगा, ये आकर के प्रकाश गिरेगा, प्रकाश को h से लिखते हैं इसकी ऊर्जा को। तो जब प्रकाश आकर के इन पर गिरेगा, ये यहां से एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद भी ये स्थायी नहीं रहते, स्थायी ना होने के कारण अपनी कक्षा में वापस लौटते हैं, अपनी कक्षाओं में वापस लौटते हैं, और अगर अपनी कक्षाओं में वापस लौटेंगे तो जितनी एनर्जी लेकर के ये एक्साइट हुए थे, उत्तेजित हुए थे, उतनी ऊर्जा दे करके ये वापस लौटेंगे। तो जब ऊर्जा दे करके वापस लौटेंगे तो जो ऊर्जा इन्होंने अवशोषित की थी वही ऊर्जा ये विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेंगे। समझ में आया? जैसे यहां पर मान लेते हैं ये विकिरण आके गिर रहा है इस कण के ऊपर, ठीक है। ये कण क्या करेगा, इसे अवशोषित कर लेगा, उसके बाद विभिन्न विभिन्न दिशाओं में ये क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा, ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ये बाहर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये इधर कुछ ऐसा होगा। तो ये धूल मिट्टी का कण था, मान लेते हैं ये कोई कण था, कण पर प्रकाश आकर के गिरा, उसने अवशोषित कर लिया, अवशोषित करने के बाद उसने अपने जो ऊर्जा थी उसको चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। अलग अलग भेजेगा, ये अलग अलग भेज क्यों देता, प्रकीर्णन होता कैसे अभी हम देखेंगे उसके बारे में। ये तभी भेज सकता है जब प्रकीर्णन हो रहा हो, प्रकीर्णन कब नहीं होता इसकी शर्त अभी देखते हैं। तो परिभाषा लिखी गई, देखो इसकी डिफिनेशन है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसके कणों का आकार के बारे में बात करते हैं। अगर कण का जो व्यास दिया गया है वो a है, कणों का आकार तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, लैम्डा से बहुत छोटा हो, तो उस केस में क्या होता है, कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं तथा उसको अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में रेडिएट करते हैं, विकिरित कर देते हैं। माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कण है ये, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की जो क्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ आया कि जब प्रकाश आकर के वायुमंडल के कणों पर गिरेगा वो कण ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे
और उस अवशोषित ऊर्जा के साथ जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में स्थायी ना होने की वजह से वो दोबारा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, अपने मूल ऊर्जा स्तर में वापस लौटेंगे। तो जब वो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे विकिरण के रूप में, तभी हम कहेंगे वो क्रिया प्रकीर्णन की क्रिया हो रही होगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि जो कणों का आकार होता है तरंगदैर्घ्य की तुलना में अगर बहुत छोटा होता है तभी प्रकीर्णन हम देख पाते हैं। परिभाषा समझ में आई? इसके ऊपर एक नियम आधारित है, उस नियम के साथ बात करते हैं इसे। किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इसको लिखा जाता है IS से, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। जो भी लाइट स्कैटर हो रही है उसकी तीव्रता वो होती है 1/λ⁴ के समानुपाती, या कह देते हैं λ⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर ये कोई कण है, इस कण का हम व्यास ले लेते हैं a, ये कोई कण है, स्कैटरर कहा जाता है, प्रकीर्णन करने वाला कण, स्कैटरर। ठीक है, प्रकीर्णन करने वाला कण है तो इसका अगर डायमीटर a दिया गया है तो a की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए लैम्डा से। ये लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। ये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और यहां पर कण के आकार में अगर ये संबंध है कि कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है, तो उस केस में हम कहेंगे जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो λ⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जानते हैं विबग्योर में अगर बात करें, पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, बड़े विक्षेपण पढ़ा था, यही स्पेक्ट्रम मिला था। विबग्योर में बात करें तो बाएं से दाएं जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है? बढ़ता है। हम जानते हैं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, λr सबसे ज्यादा होता है, या λr ज्यादा होता है किससे? λv से, ऐसा लिख सकते हो। तो λr की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो लैम्डा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है बाएं से दाएं जाने पर अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो यहां पर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, या फिर हम इसे अब शॉर्टकट में IS लिख सकते हैं, ये घट रही होगी, प्रकीर्णन कम होगा। और ऐसा होने की वजह से ही हम जानते हैं कि जो ये 3 अलग अलग कलर होते हैं और ये 3 अलग अलग ये जो कलर होते हैं, ये 3 अलग अलग कलर, या हम इनको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, ये कलर, ठीक है, यहां पर ये 3 कलर, यहां पर ये 3 कलर, इन सब की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। तो ये इनकी तरंगदैर्घ्य अगर ज्यादा होगी, ये जो 3 लिखे गए इनकी तरंगदैर्घ्य देखो कम होती है, इन 3 की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तो इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और सब जब मिलते हैं तो इसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ब्लूइश स्काई दिखाई देता है। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो रैले का जो प्रकीर्णन प्रयोग है, इन्होंने बताया था कि यदि जो भी प्रकीर्णित करवाने वाला कण है उसका व्यास अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है λ⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रैले का नियम है, और अगर ये लागू होता तभी प्रकीर्णन होगा, अदरवाइज प्रकीर्णन नहीं होता, जैसे अभी बादलों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इस पर आधारित परिघटनाएं एक एक एक्सप्लेन करते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, अभी हम लोगों ने देखा कि विबग्योर होता है, विबग्योर, ये विबग्योर होता है। अब इसमें आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? तो हम जानते हैं ये तीन इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है, तो IS क्या होगा? ज्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य कम होगी तो उनकी जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो इन 3 रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और तीनों ये हमें कैसा दिखाई देगा? तो तीनों कलर जब एक साथ मिलते हैं तो इनकी वजह से हमें ब्लूइश दिखाई देता है, नीला आकाश दिखाई देता है, नीला आकाश दिखाई देता है। तो पेपर में लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि तो ध्यान रखेंगे विबग्योर में जो पैटर्न मिलता है हमें, उसमें
वायलेट हो गया, इंडिगो ब्लू हो गया। ये रंग ऐसे रंग होते हैं जिनके लिए लैम्डा कम होता है, तो वहां पर प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ज्यादा प्रकीर्णन होता है, ये जब सब मिलते हैं तो उसकी वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है। एक दूसरी परिघटना इसी के ऊपर आधारित है, वो देखते हैं। बादलों का सफेद होना। बादल सफेद दिखाई क्यों देते हैं, इसके बारे में देखो बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें ऐसा कुछ, इधर बादलों का जो कण होते हैं इसमें क्या क्या रहता है, इसमें पानी की बूंद होती है, वाटर ड्रॉपलेट होती है, इसमें पानी की बूंद होती है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें धूल, मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। इनका आकार, इनका जो आकार होता है वो ज्यादा होता है किससे, लैम्डा से। जो भी लैम्डा आकर इन पर गिरता है ना, तो उनका आकार उन लैम्डा से ज्यादा होता है। और अगर लैम्डा से ज्यादा होगा तो क्या यहां पर रैले प्रकीर्णन प्रयोग मान्य रहेगा? रैले प्रकीर्णन प्रयोग क्या होगा? मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। और प्रकीर्णन प्रयोग अगर मान्य नहीं होगा तो उस केस में हम ये कह सकते हैं ना कि जितना भी, अगर ये मान लेते हैं उस डस्ट पार्टिकल है कोई, इस पर आकर के प्रकाश गिरता है, तो हम जानते हैं कैसा प्रकाश आकर के गिरता है, श्वेत प्रकाश। सनलाइट जो मिलती है हमें वो श्वेत ही तो होती है। उसमें कौन कौन रहते हैं? विबग्योर रहता है, पूरा विबग्योर रहता है। तो जब ये इस पर आकर के गिरेगा प्रकीर्णन होगा नहीं, तो लगभग में जितने भी आकर के गिरेंगे रंग, उतने ही रंग यहां से प्रकीर्णित भी हो जाएंगे। मतलब सबका प्रकीर्णन बराबर बराबर होगा। तो सभी रंग बराबर प्रकीर्णित होंगे, प्रकीर्णित होंगे। और सभी रंग अगर बराबर बराबर प्रकीर्णित हुए तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि सफेद आकर के गिरा, सफेद में 7 रंग थे, प्रकीर्णित हुआ उसमें भी 7 रंग हैं। इसकी वजह से जो बादल होते हैं, बादल, बदल लिखा है ये, इसकी वजह से जो बादल होते हैं, इसकी वजह से जो बादल होते हैं वो कैसे दिखाई देने लगेंगे? सफेद दिखाई देंगे। क्योंकि जितने भी प्रकाश हैं उन सबका प्रकीर्णन लगभग समान समान होगा। और लगभग अगर समान होगा तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि सारे कलर फिर से हमारी आंखों पर मिलेंगे। तो सातों कलर जब मिलेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? सफेद रंग फिर से मिलेगा। तो ये हो गया बादलों का सफेद दिखाई देना। यहां पर एक अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि जो आकाश है, मतलब जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष जो है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसका कारण यही सेम दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है, अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, स्पेस की बात करते तो वहां पर कोई कण नहीं उपस्थित होते हैं, कण नहीं होते। और कण नहीं होंगे तो प्रकीर्णन भी नहीं होगा, प्रकीर्णन भी नहीं होगा। और प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकीर्णन ना होने की वजह से हमें वहां कोई कलर प्रकीर्णित हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हमें वो काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो जहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल में अगर नहीं है वायुमंडल, तो वहां जब प्रकाश चलता है तो वहां प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रकीर्णन होगा नहीं अगर, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो काला दिखाई देगा। इसीलिए अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, बादल साफ सफेद दिखाई देते हैं, और यहां पर आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का मतलब वातावरण वाला आकाश, ऐसा आकाश नहीं जहां पर धूल मिट्टी के कण ही नहीं है, वहां होंगे कण तभी ऐसा होगा। अगला है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, रेडिस दिखाई देता है। कैसे? इसको बना के समझते हैं। इधर ये मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और इसके बाहर यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये मान लेते हैं हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल हो गया। अब बात करते हैं यहां कहीं पर हम ऑब्जर्वर है कोई, यहां कहीं पर कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक है जो देख रहा है चीजों को। तो मान लेते हैं सूर्योदय हो रहा है, तो ये वाली जो लाइन होती है, याद होगा इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, क्षितिज है ये क्षितिज है। तो अगर क्षितिज के बारे में बात करते हैं तो सूर्योदय जब हो रहा होगा तो मान लेते हैं यहां कहीं पर सूर्य है, सूर्य यहां कहीं पर है, ऐसे सूर्य है इधर, ये सूर्य इस तरफ है। अब ये सूर्य अगर यहां पर है तो देखो
यहां ये पॉइंट अगर हम लिख देते हैं ए, ये ओ हो गया, तो यहां ए ओ देखो दूरी, इस दूरी को देखो, और जो सूर्य यहां पर रहता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, ऐसा जब सूर्य यहां रहता है, तो उस केस में यहां से जो दूरी तय की जाती है, यहां से जो दूरी तय की जाती है, इसको मान लेते हैं OB। अब बताओ कौन सी दूरी बड़ी है? दिख रहा होगा कि जो OA की दूरी है वो ज्यादा है, किससे? OB से ज्यादा है। तो OA की वैल्यू अगर OB से ज्यादा निकल के आएगी, इसका मतलब प्रकाश को यहां से यहां चलने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है इस दूरी की तुलना में। तो अगर ये दूरी ज्यादा इस दूरी की तुलना में, तो हम जानते हैं ज्यादा दूरी तय करने के बाद जो प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है उसमें अभी देखा कौन कौन सा होता है? विबग्योर रहता है। तो जब ज्यादा दूरी तय करके पहुंचेगा तो ये तो रंग ऐसे होते हैं जिनकी लैम्डा होती है कम, तो इनका जो IS होता है प्रकीर्णन वो ज्यादा होता है। तो ये तो प्रकीर्णित हो जाएंगे, प्रकीर्णित हो चुके होंगे। और अगर ये प्रकीर्णित हो जाएंगे तो क्या हमारी आंखों पर पहुंचेंगे? नहीं। कौन से रंग पहुंचेंगे? तो ये लगभग में हमारे पास में ये देखो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मतलब ये वाले रंग हमारी आंखों तक पहुंच रहे होंगे ज्यादा। तो अगर ये रंग पहुंचेंगे, सब मिलेंगे, तो हमें कैसा दिखाई देगा? सूर्य लाल दिखाई देगा। एग्जैक्टली लाल नहीं, रेडिश दिखाई देता, पूरी तरह से लाल नहीं होता, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में यही लिखा जाता है सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अब क्या कर सकते हैं? रेडिश दिखाई देगा। तो ये लाल इसलिए दिखाई देता है कि जब क्षितिज पर सूर्योदय होता है तो उस समय पर जब प्रकाश की किरणें हम तक पहुंच रही होती हैं वो ज्यादा दूरी तय करती हैं वायुमंडल के अंदर, और ज्यादा दूरी तय करेंगी वायुमंडल में तो वायुमंडल के कणों से ज्यादा टकराएंगी, और ज्यादा टकराएंगी उस केस में प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता उनका प्रकीर्णन हो चुका होगा, तो जिनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उनका प्रकीर्णन कम होगा, वही फाइनली आकर के हमारी आंखों पर गिरता है, जिसकी वजह से सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, सूर्योदय हमें लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय भी ऐसा होता है। अगर बात करते हैं यहां से, ये C पॉइंट मान लेते हैं, और उस समय सूर्य कहीं इधर कहीं पर है, सूर्यास्त हो रहा, इधर कहीं पर सूर्य है, अगर ये सूर्यास्त हो रहा होगा तो इस समय पर भी देखो OC की वैल्यू ज्यादा है OB से, तो इस समय पे प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा होगा यहां पर जो लिखा गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू का, और अगर वो प्रकीर्णित हो जाएंगे तो फिर से हमारी आंखों पर, यहां पर अगर हम कहीं पर हैं तो हमारी आंखों पर फिर से वही पहुंचेगा YOR, और YOR पहुंचेगा तो हमें रेडिश दिखाई देगा, हल्का लाल दिखाई देगा ये। तो ये हो गया इसका कारण। इसके आगे बात करते हैं खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका पर्पस सुनो कि खतरे के सिग्नल लाल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत दूरी से हम उनको देख पाएं, और बहुत दूरी से देखने का मतलब यह है कि उनसे जो प्रकाश किरणें चले या उनसे जो प्रकाश चले उसका प्रकीर्णन बहुत कम हो। प्रकीर्णन बहुत कम हो तो यहां से देखो इसका मेन मोटिव ये होता है अधिक दूरी से स्पष्ट दिखाई दें, स्पष्ट दिखाई दें, और अधिक दूरी से स्पष्ट दिखाई देंगे तो हम जानते हैं उनका प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन बहुत कम हो, प्रकीर्णन बहुत कम हो, और प्रकीर्णन अगर बहुत कम होगा तो हम जानते हैं प्रकीर्णन कम होने की स्थिति में कौन आते हैं? तो प्रकीर्णन सबसे कम कौन करवा सकता है? तो हम जानते हैं IS जो होता है 1/λ⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा निकल के आता है। तो IS की वैल्यू λ⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती आई है, तो हम जानते हैं लैम्डा जो R होता है वो अधिक होता है, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं? प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो कम होगी। इसका मतलब है लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, और अगर लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो फाइनली वो हमारी आंखों पर पहुंचेगा, और हमारी आंखों पर पहुंचेगा इसका मतलब वो हमें लाल चीजें दिखाई देंगी। तो खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से ये अधिक दूरी तय कर सकता है, और अधिक दूरी तय कर सकता है मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अधिक दूरी तय कर सके वही रंग हमें चाहिए होता है सिग्नल बनाने के लिए, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। इसके आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण यहां पर परिघटना फिर से है इंद्रधनुष का बनना। तो हम लोग जानते हैं इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष की शर्तें क्या होती हैं, सारी चीजें जानते हैं। तो यहां पर हम शर्त लिख देते हैं। शर्त क्या है? तो शर्त में पहली शर्त यह है, ये
या तो सुबह बनता है या तो शाम टाइम बनता है, मॉर्निंग या इवनिंग में लिख देते हैं, मॉर्निंग या फिर इवनिंग में बनेगा, इवनिंग में बनेगा, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा, ठीक है, सूर्य की दिशा के विपरीत बनेगा, विपरीत बनेगा, ठीक है। और तीसरा, प्रेक्षक जो इसे देख रहा होगा, प्रेक्षक के ठीक पीछे यदि सूर्य है तो प्रेक्षक के ठीक पीछे सूर्य है तो प्रेक्षक के सम्मुख दिशा में बनेगा ये। चलो देखो, ठीक है, ये तो शर्तें हो गई कि मॉर्निंग या इवनिंग में बनेगा, दोपहर में नहीं बनेगा, क्योंकि दोपहर में सूर्य तो हमारे ऊपर रहता है, सिर के ऊपर रहता है, तो ना तो हमारे पास सामने देखने का है मौका, ना हम पीछे देख सकते हैं। तो प्रेक्षक की, तो ये तो हो गई शर्तें। शर्तें क्या हो गई? ये तो सुबह बनेगा, सुबह के टाइम बनेगा, या तो शाम के टाइम बनेगा। ऐसा नहीं दोपहर में बनेगा, क्योंकि दोपहर में क्या होगा, प्रेक्षक और सूर्य दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। जैसे हम सामने की तरफ खड़े हैं तो सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए, तभी हमारे सामने जो वर्षा की बूंदें होंगी, जो वायुमंडल में रह गई होंगी, वर्षा के पश्चात उन पर जब प्रकाश गिरेगा वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, सारी क्रियाएं होंगी, उसके बाद में हमें पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। पढ़ लेते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में क्षितिज के किसी भाग में बना सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है। यह आकाश में विभिन्न रंगों के संकेंद्रीय वृत्तीय चापों के रूप में दिखाई देता है। शर्तें यहां पर लिखी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये होता कितने तरह का है, तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। कब प्राइमरी और कब सेकेंडरी बनता है? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ये है हमारे पास ड्रॉपलेट, यह वर्षा की बूंद है, यहां पर प्रकाश आकर के गिरा, ये प्रकाश आकर के गिरेगा, यहां पर कहीं पर क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा, यहां विलंब खींच दो, ऐसा बनेगा। प्रकाश से किरण को सीधे जाना चाहिए था, जाएगी नहीं, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, विलंब की तरफ झुक जाएगी। फिर से वापस यहां पर विलंब खींचेंगे इस बार। अब प्रकाश से किरण यहां पर गई, इसको यहां पर हमें क्या करवाना है, तो इसको हमें इधर बाहर की तरफ भेजना है, तो मान लेते हैं प्रकाश से किरण यहां कहीं पर गिर गई, ठीक है, और वापस से यहां से अभिलंब खींच देंगे, तो प्रकाश से किरण इधर सीधे जानी चाहिए थी, अभिलंब से इस बार दूर हट जाएगी, कुछ ऐसा होगा। वही यहां पर बनाया गया, देखो, एक प्रकाश से किरण आकर के यहां आपतित होती है, यहां पर आपतित होगी, अगर हम यहां पर अभिलंब खींचेंगे, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश देखो, विरल माध्यम, इधर कैसा माध्यम, विरल माध्यम, वर्षा की बूंद है, कैसा माध्यम, तो ये माध्यम कैसा, सघन माध्यम, ये भी सघन, ये भी सघन, दो अलग अलग बूंदें बनाई गई हैं। तो ये प्रकाश आकर के यहां आपतित होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, फिर इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा, अब अगर यहां से आगे निकल गया प्रकाश, तब तो हमारी आंखों पर पड़ेगा नहीं, हमें दिखाई भी नहीं देगा, तो यहां होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो जब यहां कहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इस वाले पॉइंट पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा, तो वापस से प्रकाश इस तरफ बढ़ेगा, वापस से प्रकाश जब इस तरफ बढ़ेगा, इस पॉइंट पर फिर से आएगा। अब यहां पर अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, तो विलंब से दूर हटेगा, वापस यहां पर आएगा, ठीक है। ये येलो कलर की, यहां पर ये वायलेट है, ये रेड है। दूसरा, अगर यहां पर कोई दूसरी बूंद है, यहां से प्रकाश गया, यहां से टकराया, टकराने के बाद यहां पहुंचा, यहां आया, तो इसमें देखो, इस आंख को अगर देखा जाए तो इसके लिए रेड कलर ऊपर दिखाई दे रहा है और यहां पर वायलेट कलर नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि रेड और वायलेट ही होंगे, इसके बीच में सारे कलर रहेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का।
तो ये रेड कलर हो गया, ये वायलेट कलर हो गया। तो यहां पर याद रखेंगे जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है वो ऊपरी भाग में रहता है, ऊपरी भाग में रहता है। और जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग जो होता है वो निचले भाग में रहता है, निचले भाग में रहता है। सेकेंडरी में इसका उल्टा होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपरी भाग में, बैंगनी रंग निचले भाग में रहता है। ध्यान ये रखेंगे यहां पर जो पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है वो केवल एक बार होता है, एक बार होता है केवल, ध्यान रखेंगे। तो प्राथमिक कैसे बनता समझ में आया? प्रकाश आकर के आपतित होगा, यहां पर अलग अलग रंगों में बटेगा, वो अलग अलग रंग अलग अलग विचलित होकर के जब हमारी आंखों पर पड़ेंगे तो फाइनली हमारी आंख देखेगी कि रेड कलर ऊपर से आ रहा, वायलेट नीचे से आ रहा और बाकी के कलर इसी के बीच में कहीं पर होंगे। तो इसी के बीच में होंगे तो उनको हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष तो ऐसा बन गया, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देखें तो द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश की किरण यहां से कैसे आ रही थी? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। प्रकाश की किरण अगर नीचे से आपतित होती है, सनलाइट का मतलब श्वेत प्रकाश किरण, तो प्रकाश यहां से आपतित होगा, यहां पर अभिलंब खींचेंगे हम लोग, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगा, फिर यहां पर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, दोबारा से यहां पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, वापस से प्रकाश बाहर निकलेगा, रेड इधर चला गया, वायलेट हमारी आंखों पर आकर के गिरा। उसके बाद सेकंड वाले में भी यही, यहां पर अभिलंब खींच देंगे, यहां पर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, यहां पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, यहां पर अभिलंब खींचेंगे, प्रकाश आकर के गिरेगा। इसमें देखो बैंगनी रंग ऊपर है, बैंगनी रंग ऊपर है और लाल रंग कैसा है? नीचे की तरफ है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में ये होता है लाल रंग ऊपर, बैंगनी रंग नीचे। इसमें बैंगनी रंग ऊपर होता है, लाल रंग नीचे होता है। लेकिन इसकी एक और खास बात होती है, सेकेंडरी इंद्रधनुष की, जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है इसकी एक और खास बात होती है, वो ये होती है कि जो ये बनेगा इसमें 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ। इसका मतलब है इसकी तीव्रता कुछ ना कुछ तो घटेगी ना। ऐसा तो नहीं 100% प्रकाश परावर्तित होकर चला जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन में, तो तीव्रता घटती है। तो ध्यान ये रखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में, प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कम तीव्रता रखता है। जो सेकेंडरी रेनबो बनता है उसकी तीव्रता कम होती प्राथमिक की तुलना में, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ है, वहां 2 बार हुआ तो वहां तीव्रता घट जाती है, यहां पर तीव्रता नहीं घटती है। तो ये हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष और ये हो गया हमारे पास प्राथमिक इंद्रधनुष। और ये इंद्रधनुष बनता कब है तो उसकी शर्तें यहां पर लिखी गई, ये शर्त ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि जब मन होगा तब बन जाएगा। यहां पर देखो डिग्री भी लिखा 41 और 42 डिग्री, ठीक है, या 43 डिग्री कहीं पर लिखा मिलता है, ऐसा दिखता है, वो 52 या 53 डिग्री पर दिखता है। याद रखना चाहे याद रखें, नहीं डाटा ऐसा कोई पूछता नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जब सनलाइट आकर के वाटर ड्रॉपलेट पर गिरती है तो वो क्या करती है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले पृष्ठ के ऊपर यहां पर वर्ड विक्षेपण होगा, 7 रंगों में टूटेगा, अलग अलग रंग अलग अलग विचलित होंगे, इस तरह से कुछ प्रकाश हमारी आंखों पर आकर के गिरेगा। यहां पर 2 तरह के होते हैं, तो कौन कौन से तरह होते हैं उन दोनों तरीकों को डिस्कस किया गया। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बची हुई प्रिज्म की थ्योरी को कंप्लीट किया, इंद्रधनुष पढ़ लिया, साथ में यहां पर हम लोगों ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित परिघटनाओं के बारे में बात की। यहां पर देखा खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता, बादल सफेद दिखाई क्यों देते हैं, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, यहां पर देखा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। रैले का जो लॉर्ड रैले थे उनका प्रकीर्णन प्रयोग देखा कि जब ए की वैल्यू बहुत कम होती है लैम्डा की तुलना में, तो हम वहां पर कहते हैं प्रकीर्णन हो रहा होगा, और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता लैम्डा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद यहां पर पढ़ा प्रकाश की परिभाषा क्या होती, प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा, उसको प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया कि ऐसा होता क्यों है। यहां पर हम लोगों ने देखा इसके आगे कि प्रिज्म से जो अधिकतम विचलन करवाया जाता है वो कितना होता है, तो वो इतना होता है, ध्यान रखेंगे। यहां पर ग्रेजिंग इंसिडेंस की वैल्यू लिखी गई, याद रखना चाहे याद रख सकते हैं।
कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, प्रकाश बाहर ना निकले उसकी स्थिति हो गई। तो ये प्रिज्म की बाकी की बची हुई जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। यहां पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पहली क्लास सफिशिएंट थी, दूसरी क्लास में यहां पर जो कुछ परिघटनाएं हो रही थी वो याद रखना है। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे कि इसके न्यूमेरिकल के बारे में। अपवर्तन के न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं लगाए थे, तो अपवर्तन और प्रिज्म पर आधारित न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र और मानव नेत्र के बारे में। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश you all the best.